हेलो एस्पिरेंट्स, जय हिंद। वेलकम टू यूपीएससी मंत्रा बाई राजीव अहीर। आज के इस सेशन में हम यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराई जाने वाली सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस असिस्टेंट कमांडेंट की परीक्षा के सिलेबस के बारे में एक विस्तृत चर्चा करेंगे। जिस प्रकार संघ लोक सेवा आयोग सिविल सेवा की परीक्षा आयोजित करवाता है, उसी प्रकार सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की परीक्षा भी यूपीएससी ही कंडक्ट करवाता है। इस परीक्षा के माध्यम से आप अलग अलग केंद्रीय पुलिस बलों में सहायक कमांडेंट के पद पर नियुक्त हो सकते हैं। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के अंदर कई सारे बल आते हैं, जैसे बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, सशस्त्र सीमा बल, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स और असम राइफल्स। इन सभी बलों में सहायक कमांडेंट के पद पर नियुक्ति के लिए आपको यूपीएससी के द्वारा आयोजित की जाने वाली इस परीक्षा को पास करना पड़ता है। यूपीएससी इसके साथ साथ एक और परीक्षा आयोजित करवाता है, जिसके माध्यम से भारतीय सेना में आप सीधी भर्ती के माध्यम से लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त किए जाते हैं। बीएसएफ, सीआरपीएफ, सशस्त्र सीमा बल, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, सीआईएसएफ जैसे केंद्रीय पुलिस बलों में हम असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर नियुक्त होते हैं, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की परीक्षा पास करने के बाद। तो आइए जानते हैं कि क्या प्रोसीजर है, कितने पेपर्स होते हैं, कौन कौन सी स्टेजेस हैं और हमें किस प्रकार इस पूरे पेपर को अप्रोच करना चाहिए। अगर इस पद की गरिमा की बात करें तो जिस प्रकार हम स्टेट पीसीएस के माध्यम से, यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से जिस प्रकार हम राज्य में डीएसपी के पद पर नियुक्त किए जाते हैं, तो डीएसपी के पद पर हमारे पास 3 स्टार आते हैं एग्जीक्यूटिव रैंक के। वही 3 स्टार हमें असिस्टेंट कमांडेंट के इस परीक्षा को पास करके मिलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम तुलना करें कि ये जो नौकरी है उसकी तुलना हम किससे कर सकते हैं, तो स्टेट पीएससी के माध्यम से हम डिप्टी एसपी के पद पर जो चयनित होते हैं, वही डिप्टी एसपी का पद इसके बराबर माना जा सकता है। साथ ही अगर हम इंडियन आर्मी भारतीय सेना की बात करें, तो जब आप लेफ्टिनेंट बनते हो, लेफ्टिनेंट में आपके पास एग्जीक्यूटिव रैंक के 2 स्टार होते हैं। उसके बाद जब आप प्रमोट होके कैप्टन रैंक के पे पहुंचते हैं, कैप्टन रैंक पे हमारे पास 3 स्टार आ जाते हैं एग्जीक्यूटिव रैंक के। अब आपको ये समझना है कि ये जो परीक्षा है असिस्टेंट कमांडेंट वाली, तो इस पद के इक्विवेलेंट स्टेट पुलिस में डीएसपी और भारतीय सेना में कैप्टन रैंक का पद माना जाता है। तो ये काफ़ी बड़ी नौकरी है और गेजेटेड क्लास में ये एक कैप्टन रैंक के इक्विवेलेंट, एक डीएसपी के रैंक के इक्विवेलेंट नौकरी है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये परीक्षा केंद्र में आपको सेवाएं देने का अवसर देगी, यानी ये सेंट्रल पुलिस फोर्सेस है और ये स्टेट पुलिस फोर्सेस है, जिसके माध्यम से आप डीएसपी के पद पे चयनित हुए थे। तो शुरू करते हैं सिलेबस की एक चर्चा, एक अध्ययन के कितने पेपर होते हैं, कौन कौन सी स्टेजेस हैं और हमें किस प्रकार इस पूरे पेपर को अप्रोच करना चाहिए। अगर गौर से देखें तो ये परीक्षा यूपीएससी ही कंडक्ट कराता है, वही आयोग जो आईएएस की परीक्षा कंडक्ट कराता है। तो कंडक्टिंग बॉडी हमारी हो गई यूपीएससी। ये हर साल होता है पेपर, एनुअली होता है और ये सेंट्रल लेवल की परीक्षा है, केंद्रीय स्तर की, राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है। इस राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में आपको केंद्र में अपनी सेवाएं देने की एक अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी। आपको आवेदन करना है ऑनलाइन आप फॉर्म भर सकते हैं यूपीएससी की वेबसाइट पर जाकर। और जिस प्रकार आईएएस के लिए हम फॉर्म भरते हैं, ठीक उसी प्रकार यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराई जाने वाली सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस असिस्टेंट कमांडेंट, इस परीक्षा का भी फॉर्म हम ऑनलाइन भर सकते हैं। एग्जाम में हमारी 3 स्टेजेस होती हैं।
पहली वाली स्टेज होती है रिटन स्टेज। इसमें हमारे 2 पेपर होंगे, मॉर्निंग सेशन और आफ्टरनून सेशन में, और उसके बाद हमारा फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा और फिर होगा हमारा इंटरव्यू। इस साल रिटन परीक्षा की डेट आप नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। जो लोग रिटन परीक्षा में, लिखित परीक्षा में पास हो जाएंगे, उसके बाद उनका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसको हम पीईटी बोलते हैं, और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें हम शरीर के अलग अलग मापदंडों को चेक करवाते हैं, जैसे चेस्ट, जैसे हाइट, ये सारी चीज़ें। लगभग 2 लाख के आसपास उम्मीदवार ये फॉर्म भरते हैं और परीक्षा देते हैं। इस बार जो अवेलेबल सीट्स हैं वो एक्सपेक्टेड सीट्स हमारे पास 325 है। आप इसको नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। जॉब लोकेशन अक्रॉस इंडिया, और जो ऑफिशियल आधिकारिक वेबसाइट है वो है यूपीएससी की ई वेबसाइट, जिस पे आप विजिट कर सकते हो। ये वही वेबसाइट है जहां जाकर आप यूपीएससी का फॉर्म भरते थे सिविल सेवा के लिए। अब बढ़ते हैं आगे। तो हमने ये जाना कि यूपीएससी ही इस परीक्षा को कंडक्ट कराती है, और यूपीएससी इस परीक्षा को हर साल कंडक्ट कराती है, एवरी ईयर। हर साल इसकी वैकेंसीज निकलती हैं, और ये सेंट्रल लेवल की या फिर नेशनल लेवल की नौकरी है। आपको केंद्रीय पुलिस बल में अपनी सेवाएं देनी होती हैं। ये रैंक भारतीय फौज में कैप्टन के बराबर, और ये रैंक राज्यों में डीएसपी के बराबर होती है, डीएसपी। और ये इस प्रकार से एक बड़ा पद माना जाता है। वो सारे स्टूडेंट्स जिनकी पहली प्रायोरिटी आईपीएस बनना होती है, अगर बाई चांस कुछ मार्क्स से वो आईपीएस मिस करते हैं, तो इनकी दूसरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी असिस्टेंट कमांडेंट के पद की नियुक्ति लेना ही होती है। एक बार वापस से पूरी प्रक्रिया को शुरुआत से समझते हैं। पहली स्टेज में आपका रिटन टेस्ट होता है। स्टेज 1 में आपका रिटन टेस्ट होगा। इस रिटन टेस्ट में आपका जनरल स्टडीज जीएस का पहला पेपर होगा, जो मल्टीपल क्वेश्चन बेस्ड होगा, एमसीक्यू बेस्ड होगा। आपको इसमें बबल्स फिल करने पड़ेंगे, गोले भरने पड़ेंगे। दूसरा जो आपका पेपर होता है वो सब्जेक्टिव माना जाता है, मतलब इसमें आपको उत्तर लिखने होते हैं, और ये उसी दिन, एक ही दिन, दूसरी मीटिंग में कराया जाने वाला पेपर है। अगर आप स्टेज 1 में क्वालिफाई कर लेते हैं, रिटन एग्जामिनेशन पास कर लेते हैं, तब दूसरे चरण में आपको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल टेस्ट में 2 चीज़ें होती हैं। पहले आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी रनिंग जिसमें होती है, जिसमें लंबी कूद होती है, जिसमें 100 मीटर की भी दौड़ होती है, 800 मीटर की भी दौड़ होती है, लंबी कूद भी होती है। इसे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट बोलते हैं। और फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, आपकी हाइट नापी जाएगी, आपकी चेस्ट नापी जाएगी, इस प्रकार की चीज़ें इसमें होती हैं। तो ये फिजिकल टेस्ट हुआ। इसके बाद तीसरे स्टेज में आपका इंटरव्यू होता है, यानी पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। ये हुई एक बेसिक जानकारी असिस्टेंट कमांडेंट की, ये जो परीक्षा है इसके बारे में। अब थोड़ा सा इसको टेक्निकली समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे कैसे विभाजन किया गया है, कैसे कैसे कितने क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, उनमें सब्जेक्ट्स क्या क्या आते हैं। जो आपकी स्टेज 1 है, उस स्टेज 1 में, पहली स्टेज में हमारा जो रिटन टेस्ट है, उस रिटन टेस्ट में मॉर्निंग सेशन में पेपर 1 होता है, जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस। इसमें जनरल स्टडीज़ वाला पोर्शन सबसे अहम होता है। इस पेपर के बाद उसी दिन दूसरी मीटिंग में पेपर 2 कराया जाता है, जिसमें जनरल स्टडीज़, ऐसे, कॉम्प्रिहेंशन, ये सारी चीज़ें सब्जेक्टिव पैटर्न पर आती हैं, अर्थात आपको लिखना पड़ता है इस वाले क्वेश्चन पेपर में। टोटल जो क्वेश्चंस होंगे वो 125 होंगे पेपर 1 में। पेपर 1 में 125 क्वेश्चंस होंगे, और ये सभी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, एक ऑप्शन आपको सही वाला चूज करना है। आप देखोगे तो आपको टोटल क्वेश्चंस की संख्या 6 मिलेगी पेपर 2 में, जो डिस्क्रिप्टिव है, जिसमें आपको आंसर्स खुद लिखने हैं। ये सब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव नेचर का होता है पेपर 2। अगर हम मार्क्स की संख्या देखें, कितने मार्क्स का ये पेपर 1 और पेपर 2 होता है, तो पहला जो पेपर है वो 250 मार्क्स के लिए होगा, यानी पेपर 1 जिसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, ये 250 मार्क्स का होगा। वहीं
दूसरा पेपर पेपर 2 जो सब्जेक्टिव होगा यानी डिस्क्रिप्टिव होगा, जिसमें 6 प्रश्न आएंगे, जिसमें ऐसे भी आता है, प्रेसी राइटिंग भी आता है, कॉम्प्रीहेंशन भी आता है। ये सारी चीज़ें वो ओवरऑल एग्रीगेट मार्क्स 200 का पाया जाएगा। तो हमारे मार्क्स हो गए 250 प्लस 200 450 मार्क्स टोटल। टोटल 450 मार्क्स हो गए पेपर 1 और पेपर 2 के। जहां पेपर 1 में हमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा, वहीं डिस्क्रिप्टिव पेपर में पेपर 2 में हमें 3 घंटे का पर्याप्त समय मिलेगा अपने उत्तर लिखने के लिए, जिससे कि हम अपनी राइटिंग स्किल्स बेहतर तरीके से प्रदर्शित कर सकें और अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, जानने की कोशिश ये करते हैं कि इसके बाद इस परीक्षा में कौन कौन से चरण आते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स प्राइमरीली इस परीक्षा में पेपर 1 और पेपर 2 में पूछे जाते हैं। पेपर 1 के जो सब्जेक्ट्स हैं वो अलग अलग डिविजन्स में बांटे गए हैं। ज़रा ध्यान से इन सभी सब्जेक्ट्स को देखिए। पहला सब्जेक्ट होगा जनरल मेंटल एबिलिटी। आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस इसमें मिलेंगे, रीजनिंग के, और बेसिक न्यूमरेसी वाले, बेसिक मैथमेटिक्स वाले क्वेश्चंस इसमें मिलेंगे। जनरल साइंस, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से बेसिक क्लास 10th के स्तर के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा करेंट अफेयर्स, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सभी महत्वपूर्ण खबरें रहेंगी, वहाँ से आपके क्वेश्चंस बनेंगे करेंट अफेयर्स वाले पोर्शन में। इंडियन पॉलिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। तो स्टैटिक जो पोर्शन है, यानी जो 4 कोर सब्जेक्ट्स, जो 4 कोर सब्जेक्ट्स आपने बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार करने हैं, उनमें से आता है पॉलिटी, दूसरा इकोनॉमी, तीसरा इंडियन हिस्ट्री और चौथा है ज्योग्राफी। तो आपके सिलेबस में इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, इंडियन हिस्ट्री और इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी ये पेपर 1 में पूछे जाएंगे। ये सब्जेक्ट्स हुए हमारे पेपर 1 में। अब आगे की तरफ रुख करते हैं, थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे थोड़ी देर पहले हमने जाना पेपर 1 और पेपर 2 की पूरी प्रक्रिया को, तो पेपर 1 में जो जनरल मेंटल एबिलिटी होगा, इस जनरल मेंटल एबिलिटी वाले पोर्शन में हमारे पास लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरिकल एबिलिटी और डाटा इंटरप्रिटेशन ये वाले टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। यही टॉपिक्स हम सिविल सेवा की परीक्षा के लिए भी रीजनिंग में कवर करते हैं। तो ये हो गया रीजनिंग वाला पोर्शन। इस रीजनिंग वाले पोर्शन में आपको इन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करना है। डाटा इंटरप्रिटेशन बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से बड़े आराम से 1 से 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं और ये बहुत इजी होते हैं। इसमें आप पाई चार्ट वगैरह देखते हो, बहुत आसानी से थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद आप डाटा इंटरप्रिटेशन अर्थात डीआई में पूरे मार्क्स बड़े आराम से अचीव कर सकते हो। यानी 1 या 2 क्वेश्चन जो भी आते हैं, 2 प्रश्न या 3 प्रश्न, कई बार 3 प्रश्न तक डाटा इंटरप्रिटेशन से आ जाते हैं। दूसरा हमारा सब्जेक्ट रहेगा पेपर 1 में जनरल साइंस। इस जनरल साइंस में देखा जाएगा कि आपको बेसिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी की जानकारी है या नहीं। साइंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित क्वेश्चंस जो हैं वो इस वाले सब्जेक्ट से आएंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी, और बेसिक जो हमारा जनरल साइंस रहेगा, जिसमें हम 10th स्टैंडर्ड की साइंस कवर करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। जबकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पोर्शन से आप बायोटेक्नोलॉजी वगैरह कुछ नई जो तकनीक विकसित हुई हैं उनके बारे में प्रश्न आ सकते हैं। इसके साथ इन्वायरमेंटल साइंसेज से भी कुछ क्वेश्चंस इस सब्जेक्ट से देखे जा सकते हैं। पेपर 1 में ही हमारा तीसरा सब्जेक्ट है करंट अफेयर्स वाला। अब ये करंट अफेयर्स जो हैं ये नेशनल और इंटरनेशनल दोनों पहलुओं से आ सकते हैं। इसमें लिटरेचर, स्पोर्ट्स, गवर्नेंस, सोसाइटी, डेवलपमेंटल इश्यूज, इंडस्ट्री, बिजनेस, ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस, नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, आर्ट, कल्चर, म्यूज़िक, इन सभी तमाम मुद्दों से प्रश्न आ सकते हैं जो उस वर्ष चर्चा में रहे हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए आपको बहुत ज़्यादा डिटेल्ड एनालिसिस आईएएस की तरह जो जिस पे हम बहुत फोकस देते हैं सिविल सेवा की परीक्षा में, कि हमें करंट अफेयर्स बहुत ही डिस्क्रिप्टिव तरीके से पढ़ने और समझने हैं। तो आप असिस्टेंट कमांडेंट की परीक्षा के लिए कुछ फैक्चुअल डिटेल भी
करंट अफेयर से जरूर एसिमिलेट करें। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। हमारे पास जो पेपर 1 था, उस पेपर 1 में हमने इससे पहले जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, उन सब्जेक्ट्स में हमने देखा कि जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स के 3 अहम विषय मौजूद थे। अब यहीं से बाकी विषयों की चर्चा करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास अगला जो सब्जेक्ट है वो है इंडियन पॉलिटी और फिर आता है इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इंडियन सोसाइटी, ये वाला पोर्शन जो हम सिविल सेवा की परीक्षा के लिए तैयार करते हैं, ये पोर्शन असिस्टेंट कमांडेंट की परीक्षा में भी पूछा जाता है। इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये भी हम पोर्शन जनरल स्टडीज़ में सिविल सेवा में तैयार करते हैं और इंडियन ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी से बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छे प्रश्न असिस्टेंट कमांडेंट की परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। इसमें फिजिकल ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स और ह्यूमन ज्योग्राफी सभी शामिल होते हैं। इंडियन ज्योग्राफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी बहुत ही सराहनीय प्रश्न, बहुत ही अच्छे और उम्दा प्रश्न असिस्टेंट कमांडेंट की परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब बढ़ते हैं, रुख करते हैं पेपर 2 की तरफ, जो हमारा डिस्क्रिप्टिव होगा, जहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा डिस्क्रिप्टिव यानी सब्जेक्टिव। तो जहाँ पेपर 1 हमारा ऑब्जेक्टिव था, वहीं पेपर 2 हो गया हमारा सब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव। तो पहला टॉपिक हमारा रहेगा ऐसे निबंध। तो आप ये देखोगे कि किसी भी मुद्दे पर निबंध पूछा जा सकता है, किसी भी ज्वलंत मुद्दे पर, किसी स्टैटिक पोर्शन पर, सोसाइटी से बेस्ड, पॉलिटी से बेस्ड, इकोनॉमी से बेस्ड, एडमिनिस्ट्रेशन से बेस्ड, कल्चर से बेस्ड, किसी भी इतिहास के पहलू या फिर किसी भी डायमेंशन से एक ऐसे जो है आपको लिखने के लिए दे दिया जाएगा। इस निबंध में आप अमूमन अच्छा स्कोर करते हैं। फ्रीडम स्ट्रगल, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, इंटरनल सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट्स, एनालिटिकल एबिलिटी, इनमें से किसी भी मुद्दे पर एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपको दे दिया जाएगा जिस पे आपको एक शानदार निबंध लिखना है। इसके अलावा कॉम्प्रीहेंशन, प्रेसी राइटिंग और इस प्रकार की दूसरी चतुराइयाँ स्किल्स। कॉम्प्रीहेंशन बहुत महत्वपूर्ण होता है, प्रेसी राइटिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है जिसमें आपको कंक्लूजन निकालना होता है, आपको निचोड़ और सार निकालना होता है। प्रेसी में आप ये पाओगे कि कॉम्प्रीहेंशन और प्रेसी राइटिंग आपकी न्यूज़पेपर रीडिंग स्किल से ही धीमे धीमे डेवलप होनी शुरू होगी। इसके अलावा काउंटर आर्गूमेंट्स यानी फेवर और अगेंस्ट में आर्गूमेंट्स लिखना, फेवर और अगेंस्ट में आर्गूमेंट्स आते हैं। इसके अलावा बेसिक ग्रामर आती है और इंग्लिश से संबंधित, कॉम्प्रीहेंशन से संबंधित बाकी चीज़ें भी आपकी टेस्ट की जाती हैं इस पेपर 2 में। तो ये हमारा जो पेपर 2 होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा, जिसमें निबंध आएगा, प्रेसी राइटिंग आएगी, आपका आर्ग्यूमेंट्स आएंगे, फेवर और अगेंस्ट में बेसिक ग्रामर आपकी टेस्ट की जाएगी और लैंग्वेज स्किल्स प्लस राइटिंग स्किल्स तो आपकी टेस्ट होंगी ही। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये जो परीक्षा है, इस परीक्षा में स्टेज 1 और स्टेज 2 हमें दोनों ही पास करनी होती है। स्टेज 1 में हमारे 2 पेपर थे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप था और पेपर 2 सब्जेक्टिव टाइप था। जहाँ पेपर 1 में हमें एमसीक्यूज दिए गए थे, हमें गोले भरने थे सही उत्तरों के, वहीं पेपर 2 में हमें डिस्क्रिप्टिव लिखना था, सब्जेक्टिव तरीके से हमको पूरा पेपर लिखना था। अब पेपर 1 और पेपर 2 में शानदार स्कोर करने के बाद जो कट ऑफ जारी होती है, उस कट ऑफ को हम सक्सेसफुली क्रॉस करेंगे और पेपर 1 पेपर 2 दोनों में ही बढ़िया स्कोर करने के बाद स्टेज 1 में हम क्वालिफाई करेंगे। अब हम पहुंचेंगे स्टेज 2 में। तो स्टेज 2 में आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट चेक होगा। पीएसटी और पीईटी आपका स्टेज 2 में चेक होगा। फिटनेस आपका स्टेज 2 में चेक होगा। हालांकि ये जो फिटनेस टेस्ट है ये क्वालिफाइंग होता है नेचर में, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में पास होने के बाद सभी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का मेडिकल टेस्ट होता है, मेडिकल चेकअप होता है। ज़रा देखें कि क्या क्या हमारे पास ऑब्स्टेकल्स होते हैं पार करने के लिए। इस फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में कौन कौन सी चीज़ों को आयोग चेक करना चाहता है। हमारे लिए 100 मीटर की एक स्प्रिंट दौड़
कंडक्ट कराई जाएगी, यानी 100 मीटर दौड़ हमें 16 सेकंड के भीतर भीतर पूरी करनी है अगर आप पुरुष हैं तो। अगर आप स्त्री हैं तो यही 100 मीटर दौड़ आपको 18 सेकंड में पूरी करनी है। फिर उसके बाद 800 मीटर रेस, कई मर्तबा 800 मीटर रेस पहले कराते हैं और 100 मीटर रेस बाद में कराते हैं। 800 मीटर रेस पूरी करने के बाद 100 मीटर रेस होती है, और कई मर्तबा 100 मीटर रेस पहले करा सकते हैं, 800 मीटर रेस बाद में करा सकते हैं। पुरुष के लिए, मेल चाइल्ड के लिए 100 मीटर रेस का समय रहेगा 16 सेकंड और महिलाओं के लिए रहेगा 18 सेकंड। 800 मीटर रेस का टाइम रहेगा 3 मिनट 45 सेकंड, जो बहुत ही ज़्यादा पर्याप्त समय होता है। बड़े आराम से कोई भी लड़का जो थोड़ा बहुत भी फिट है वो 3 मिनट में या 3 मिनट 30 सेकंड तक इस रेस को बड़े ही कंफर्टेबल तरीके से पूरी कर लेता है। वहीं फीमेल के लिए देखें तो 4 मिनट 45 सेकंड का समय रखा गया है 800 मीटर दौड़ पूरी करने के लिए। लंबी कूद होती है इसमें। लंबी कूद में 3 हमें अवसर मिलते हैं, यानी 3 अवसरों में आप इसको पूरा सक्सेसफुली किसी भी एक अटेम्प्ट में कर सकते हो। ऐसे आपको 3 चांस मिलेंगे। तो इसकी लंबाई रहेगी 3.5 मीटर, 3.5 मीटर्स। आपको लंबी कूद 3.5 मीटर की 3 अवसरों में, 3 चांसेस में किसी भी एक में कंप्लीट करनी है पुरुषों के लिए। महिलाओं के लिए ये लंबी दौड़ 3 मीटर की रहेगी और उनको भी 3 चांस दिए जाएंगे, 3 अवसर दिए जाएंगे। शॉर्ट पुट जो है वो 7.26 केजी का ये एक गोला होता है, जिस गोले को एंगल बना के शोल्डर की ताकत की मदद से हमको बाहर रिलीज करना होता है, बाहर की तरफ थ्रो करना होता है। ये पुरुषों के लिए 4.5 मीटर रखा गया है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पास होने के बाद शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का मेडिकल टेस्ट होता है, और मेडिकल टेस्ट से पहले इनका इंटरव्यू रहता है। यानी तरीका क्या होगा? तरीका ये होगा कि सबसे पहले आपका पेपर 1 और पेपर 2 होगा एक ही दिन में। ये दोनों पेपर स्टेज 1 के कराए जाएंगे। तो स्टेज 1 में हमारे पास 2 पेपर थे, पेपर 1 और पेपर 2। ये पेपर 1 जो था वो MCQ बेस्ड था, और ये जो है वो सब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव होगा। एक ही दिन में ये दोनों पेपर कराए जाएंगे। मॉर्निंग वाले सेशन में MCQ बेस्ड और आफ्टरनून सेशन में सब्जेक्टिव बेस्ड। इसमें जब आप पास हो जाएंगे तब आप स्टेज 2 में जाएंगे। स्टेज 2 में आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट कराया जाएगा। इसमें सफलतापूर्वक पास होने के बाद, शॉर्टलिस्टेड होने के बाद आपका इंटरव्यू होगा। अब इस इंटरव्यू में सफल होने के बाद आयोग आपको मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो जो आपका इंटरव्यू रहेगा वो इंटरव्यू 150 मार्क्स का होगा, 150 मार्क्स का होगा। तो ज़रा ध्यान रहे, जहां पहली स्टेज में हमारे पास 250 नंबर का पेपर 1 था और 200 नंबर का पेपर 2 था, वहीं 150 नंबर का 150 मार्क्स का इंटरव्यू हो गया। तो हमारा एग्रीगेट चला गया 600 मार्क्स। तो 600 नंबर में से मेरिट बनेगी। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 0, 5, 5, 10, 1, 3, 4, 2, 6, 600 मार्क्स। तो टोटल एग्रीगेट जो हमारा 600 नंबर रहेगा, इन 600 नंबर में से मेरिट बनेगी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के असिस्टेंट कमांडेंट के पद के लिए। अब जिन बच्चों के मेडिकल टेस्ट में जिनको रिव्यू मिला था किसी भी चीज़ की कमी पाए जाने के कारण, जिनको रिव्यू मेडिकल बोर्ड के सामने अपीयर होने के लिए बोला गया था, जिनमें कोई ना कोई मेडिकल टेस्ट में कमी पाई जाएगी, उन बच्चों को भी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उन बच्चों को भी मेडिकल टेस्ट, उनका भी मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा। कहने की बात सिर्फ इतनी कि जो भी स्टूडेंट्स मेडिकल फिटनेस टेस्ट में अनफिट पाए गए हैं, और बोला गया है कि आपको रिव्यू मेडिकल बोर्ड के सामने अपीयर होना है, उन बच्चों को भी इंटरव्यू के लिए आयोग के द्वारा कॉल भेजी जाती है। उनका भी इंटरव्यू होता है। बाद में जब रिव्यू मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट आती है, उसके बाद जो बच्चे
मार्जिन में हैं या जो सेलेक्ट होते हैं, उन बच्चों की फिर एक लिस्ट तैयार की जाती है। ये पूरा प्रोसीजर हमने अभी जानने की कोशिश की, जिसमें यूपीएससी में अगर आपको सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस यानी बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, सशस्त्र सीमा बल, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, इन जैसे सभी फोर्सेस में अगर आपको 3 स्टार गेजेटेड रैंक की सीधी भर्ती चाहिए तो आपको सहायक कमांडेंट की परीक्षा पास करनी पड़ेगी। इसमें 3 स्टेजेस हैं, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। पहली स्टेज में हमारे 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 हमारा रहेगा 250 मार्क्स का और पेपर 2 हमारा रहेगा 200 मार्क्स का। इस स्टेज में पास होने के बाद फिर सेकंड स्टेज आती है और इस सेकंड स्टेज में हमारे पास फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में हमारे लिए 800 मीटर की दौड़ का प्रावधान रखा गया है, 100 मीटर की स्प्रिंट का प्रावधान रखा गया है और लंबी कूद का प्रावधान रखा गया है, लॉन्ग जंप 3.5 मीटर की। इस स्टेज में पास होने के बाद फिर हमारा कई मरतबा मेडिकल होता है। अब ये जो मेडिकल टेस्ट है, इसमें भी अगर हम पास हो गए, हमारा इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद फिर हमारी मेरिट बनेगी फाइनल। तो 250 मार्क्स पेपर 1 में, 200 मार्क्स पेपर 2 में। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट ये क्वालिफाइंग होता है, इसके मार्क्स मेरिट में नहीं जुड़ते हैं, पर इसमें हमें कंपलसरीली क्वालिफाई करना होता है। और फिर मेडिकल होता है। मेडिकल में हमें मेडिकली फिट आना होगा। हमें बोर्ड मेडिकली फिट घोषित करेगा, तभी हम आगे सिलेक्शन के लिए दावेदारी अपनी पूरी कर सकते हैं। इंटरव्यू की बात करें तो 150 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। इस प्रकार ये जो एग्रीगेट स्कोर बनता है वो बनता है 600, यानी हमारी जो मेरिट बनेगी सहायक कमांडेंट के लिए वो इन 600 नंबर पर डिसाइड की जाएगी। ये था हमारा आज की सेशन में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में असिस्टेंट कमांडेंट बनने के लिए पूरे सिलेबस का डिटेल्ड डिस्कशन और अप्रोच। अगले सेशन में हम फिर नई वीडियो के साथ पेश होंगे, उपस्थित होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।